स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या बताने वाले हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कि एक्चुअलिटी में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एक्चुअलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही नीचे की तरफ आता है और उसका जो एक्सेलरेशन रहता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जो ये क्या है, जनरल इक्वेशंस है मोशन की। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े है ना, मोशंस की इक्वेशन हमने पढ़ी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको याद हो तो हमने मोशन वाले जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैं इधर बता देता हूं आपको। जैसे कि एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आना ना, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और वही चेंज क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो एक्चुअलिटी में क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। समझ में आया सभी को। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जी के बराबर हो जाता है। तो जहां पे भी ए का यूज होता है वहां पे हम ग्रेविटेशनल की केस में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस में चेंज हो जाता है, हाइट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में हाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मींस s किसके बराबर आ जाता है, h के बराबर होता है। तो s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो चीज आती है, ठीक है ना, ये s जो है वो किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यही वैल्यू हमने चेंज करनी है। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जहां पे भी है वहां उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। दैट मींस u v इक्वल टू यू प्लस जी टी। g का वैल्यू कितना यूज करेंगे हम, g का वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ g। इस g की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब s किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, h लिख सकते हैं। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लिख दिया। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। ये मोशंस की इक्वेशन है जनरल, और ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, हमारी फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में है। कि जैसे कोई बॉडी अगर मान लो ऊपर से नीचे गिरता है, उस केस में हमारी जो इक्वेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो इस तरीके से जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसी वैल्यूज का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी, कि जो हमें फ्री फॉलिंग बॉडीज के केस में जो इक्वेशंस बनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम उनको आराम से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आपको पॉइंट्स के बारे में बता रहे थे। देखिए पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए हैं और आपको मैं समझाता भी जाऊंगा, जिससे क्या हो जाएंगे, आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की। व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक छोड़ी जाती है, मतलब ऊपर से अगर रिलीज करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया सभी को कि अगर ऊपर से अगर कोई बॉडी छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड,
its velocity goes on increasing, therefore its acceleration is positive. अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ना। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? एक्सेलरेशन की वजह से। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको खींच रही है ना अपनी तरफ, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। दैट इज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, its velocity goes on decreasing due to opposing gravity, therefore its acceleration is negative. अब एक बात बताइए, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कुछ दूरी पे जाने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है ना। भाई हमने ऊपर फेंका, कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि वो ग्रेविटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो जब भी हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ग्रेविटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इस वजह से उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? फटाफट इसका आंसर हम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग एक साथ। क्या आंसर आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? द आंसर इज रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए फोर्थ पॉइंट है, एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। अब एक बात बताइए, मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉडी क्या हुआ? स्टॉप हुआ ना। भाई जब ही तो नीचे आएगा। इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से नीचे आया, है ना। इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से नीचे आया, ऐसे आता है ना। तो कुछ सेकंड के लिए रुका ना, मिली सेकंड के लिए, वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी फॉल विद इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्या होगा, जब हमने नीचे से ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे। और जब वो नीचे गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू द सेम हाइट। देखिए जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे जाने में लगेगा। यही बता रहा है फिफ्थ पॉइंट कि जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे जाने में लगेगा। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर उसको ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है ना। और अगर उसको छोड़ा जाता है तो वो एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, वो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना। अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ते हैं उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी क्या कर रही है? अपोज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए एक हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जब ये वापस नीचे जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और जितना टाइम इसको ऊपर आने में लगता है उतना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। वो दोनों टाइम आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने 5 पॉइंट आपको डिस्कस किए, बताए हैं, आपको क्लियरली बताया है। ठीक है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द मास, कि मास क्या होता है, किस तरीके से मास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, मास का यूनिट क्या होता है और किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मास की। एक्चुअलिटी में मास क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं आपको। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। मतलब जो मास है वो डिफाइन किससे होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना क्वांटिटी है मैटर का उस बॉडी के अंदर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, कि मतलब जैसे कि ये मेरा एक मैटर है, ठीक है ना, इसका कुछ मास है ना। क्यों मास है? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जितने भी क्वांटिटीज ऑफ मैटर हैं वो इस बॉडी में कंटेन है, दैट इज कॉल्ड मास। उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। अब मास को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से।
तो समझ में आया ना आपको। मास का मतलब क्या हो गया कि इस बॉडी में जितने भी मौजूदा जो मैटर के पार्टिकल्स है, देखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स है वो सभी क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, उनका कॉन्सेप्ट जो कंटेन कर रहा है बॉडी वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है स्टूडेंट, किलोग्राम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, द आंसर इज किलोग्राम। अब देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके हैं मास के रिगार्डिंग, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला है मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी बॉडी है उसका मास क्या चेंज हो सकता है क्या, कभी चेंज होता है क्या, कभी नहीं होता ना। मास तो फिक्स रहता है ना, मास में कभी चेंज नहीं आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ अ बॉडी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अब मास जो है वो किसी बॉडी का जीरो कभी नहीं हो सकता है। मास लेस क्वांटिटी कुछ नहीं होती है, जैसे ये मार्कर भी है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास रहेगा। बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी का भी मास रहता है, क्योंकि वो मैटर कंटेन करता है। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि मासलेस हो। ठीक है ना, दैट मीन्स मासलेस कोई भी बॉडी नहीं होती है। ठीक है ना, मासलेस कोई भी बॉडी नहीं होती है। ठीक है ना, हर बॉडी में क्या होता है, मास होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब देखिए मास ऑफ बॉडी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इनर्शिया के रूप में मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी। हमने आपको पहले बताया था इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। अब एक बॉडी जो है वो अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, इनर्शिया रहेगा। इसका मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स का अगर मास ज्यादा है, इनर्शिया भी क्या रहेगा स्टूडेंट, ज्यादा रहेगा। तो दैट मींस लार्जर द मास ग्रेटर विल बी द ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें केवल क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। देखिए मास में केवल क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी तो है। भाई मास को कैसे हम मेजर कर रहे हैं, भाई मास को मेजर करने के लिए क्या है, मास से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब उसमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, केवल वो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर। ठीक है ना, मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में मैंने बताया क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मास ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में मास है, उसको मेजर हम कैसे करेंगे, कॉमन बैलेंस के थ्रू करेंगे। देखिए मैंने डायग्राम भी बताया हुआ है कि कॉमन बैलेंस का आपको डायग्राम बताया हुआ है कि तो किस तरीके से मास को मेजर करते हैं, किसकी मदद से, कॉमन बैलेंस की वजह से। ठीक है। तो ये आपका मास के बारे में आपका पूरा डिटेल बता दिया है मैंने, आपको डेफिनेशन बता दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको सिंबल बता दिया है। ठीक है ना, आपको यूनिट बता दिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, इनको आप पूरा देखिए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बने रहे, अच्छे हो जाए और भी अच्छे। ठीक है ना, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेट। मास हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वेट ऑफ एन बॉडी। देखिए स्टूडेंट हम क्या बात बताने वाले हैं, आपको वेट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए वेट का मतलब क्या होता है कि वो फोर्स होता है जो बॉडी को क्या करता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कहने का मतलब क्या है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। सभी को पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बात बताइए, जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा ना, F इज इक्वल टू m दिया जाएगा। लेकिन जो फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट ही तो बोलते हैं।
वेट बोलते हैं ना, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू mg। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है वेट का, दैट इज W इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। वेट W रिप्रेजेंट कर रहा है वेट से, m हो गया मास, g क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो देख एक बात बताइए, फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि देखिए F इक्वल टू mg है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो न्यूटन ही यूनिट आएगा। तो फोर्स और वेट का दोनों का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स और वेट का यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, सेम यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉडी में वेट कितना है उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें m की वैल्यू मैंने 1 kg पुट की है, g का वैल्यू 9.8 लिया है, तो वेट ऑफ अ बॉडी कितना आ गया, दैट इज 9.8 न्यूटन। मतलब 1 kg मास ऑफ एन बॉडी में वेट कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। क्लियर है, समझ में आया ना सभी को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट ऑफ बॉडी किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है स्टूडेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन रहे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मास है और डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी कितना होता है, 0 होता है। भाई सेंटर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं इधर बता रहा हूं, सेंटर ऑफ अर्थ में जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। अब जी का वैल्यू 0 है तो वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वेट कितना हो जाता है, 0। तो आपसे अगर पूछे कि किस पोजीशन में वेट 0 होता है, किस कंडीशन में 0 होता है, हम क्या बोलेंगे। देखिए मास तो 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मास ऑफ एन बॉडी कैन नेवर बी 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर 0 होती है तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ अर्थ में आपका वेट कितना होता है, 0 होता है। और एक और नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्पेस, स्पेस के अंदर भी ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। तो स्पेस में भी वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे वेट 0 होता है, पहला सेंटर ऑफ अर्थ पे और दूसरा स्पेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। मतलब वेट ऑफ बॉडी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्प्रिंग बैलेंस से किस तरीके से वेट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से वेट मेजर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वेट के बारे में डिटेल बता दिया है, डेफिनेशन बता दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हैं। फॉर्मूला बता दिया है, सिंबल बता दिया है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट बता दिया है, क्या होता है, न्यूटन होती है। और मैंने बता दिया वेट ऑफ अ बॉडी कितना होता है, 1 अगर उसका मास 1 kg है तो, ठीक है, कितना आएगा, 9.8 न्यूटन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कहीं बाहर से नहीं बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में बनते हैं। आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वेट किस तरह का क्वांटिटी है, आप ऑप्शन दे देगा स्केलर, वेक्टर, तो आंसर क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे। आप इनको डिटेल में पढ़ते रहिए, ठीक है ना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। और हमसे जुड़े रहिए, जितना हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलता जाएगा। नॉलेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।